नमस्ते साथियों। हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि भोजन का पाचन कैसे होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। वो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए उसको आधा भाग में कवर किया गया है और इसके बाद आधा भाग इसमें हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि मतलब भोजन मुख गुहा से होते हुए यहाँ से कुछ पाचन होता है, कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे भी मारे जाते हैं और फिर यहाँ से जो भोजन ग्रास नली से सरकता हुआ अमाशय में आता है। अमाशय में जो आता है भोजन, तो यहाँ HCl का निर्माण जो होता है तो HCl से मिलता है। HCl से मिलने पे इसे जो भोजन यहाँ पे आता है इसे बोलस करते हैं और HCl से मिलने के बाद भोजन जो होता है अम्लीय भोजन हो जाता है। तो अम्लीय भोजन होने के बाद यहाँ रूजी में इसको कार्डियक कहते हैं, फिर इसको फंडिंग, कार्डियक और फंडिंग के बाद पाइलोरिक में आता है। पाइलोरिक में जब आता है भोजन तो यहाँ भी इसका कुछ पिसाव होता है। अमाशय में भी भोजन का कुछ पिसाव अमाशय में भी होता है। तो यहाँ से जो भोजन यहाँ पे आता है तो इस भोजन को काइम कहते हैं, इसे हम लोग काइम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक वाल्व लगी होती है। अमाशय के बाद अमाशय से छोटी आंत में जो रास्ता होता है वहाँ एक वाल्व लगी होती है, यानी कपाट। वाल्व यानी जैसे वाल्व होता है कि किसी चीज को अगर जाना हो तो वो चला जाए, ऊपर से उधर से वापस न आए, उसी को वाल्व कहते हैं। तो इस वाल्व का नाम है पाइलोरस वाल्व। वाल्व का नाम क्या है? पाइलोरस वाल्व। ये जो पाइलोरस वाल्व होता है इसी के रास्ते फिर ये जो काइम वाला भोजन होता है तो ये आगे आता है, जो कि भोजन आगे आने पर यहाँ पर होता है यकृत यानी लीवर, और फिर यहाँ होता है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो इसके कार्य हम लोग देखते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो यकृत जो होती है, यकृत एक ग्रंथि होती है। यकृत एक ग्रंथि होती है जो कि पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत एक ग्रंथि होती है जो कि पित्त रस का निर्माण करती है। यहाँ पर ये यकृत है, यकृत के ठीक लगा हुआ यहाँ पर एक पित्ताशय होता है। यकृत से लगा हुआ एक पित्ताशय होता है। यकृत जो है पित्त रस का निर्माण करती है और पित्त रस का निर्माण करने के बाद पित्ताशय में स्टोर करके रखती है। यकृत जो है पित्ताशय में स्टोर करके रखती है। पित्त रस का पीएच मान 8 होता है। पित्त रस का पीएच मान 8 होता है। पित्त रस जो होता है वो एकदम कसैला होता है, यानी एकदम कड़वा होता है। उसको खाने पे या फिर किसी भी तरह से एकदम अजीब, पूरा मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तो पित्त रस जो होता है एकदम कसैला होता है। इसका कार्य यह होता है कि ये भोजन जो होता है भोजन को जहरीले होने से बचाता है, भोजन को जहरीले या विषाक्त होने से बचाता है। और इसका सबसे मेन कार्य यह है कि जो यहाँ पर HCl से भोजन मिलता है तो अम्लीय हो जाता है। तो अम्लीय होने के बाद यहाँ पर जब पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है तो यही भोजन को क्षारीय बनाता है, यही भोजन को क्षारीय बनाता है। तो भोजन को क्षारीय बनाने के बाद इधर से जो है अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है, जो कि ये भी एक ग्रंथि है। अग्नाशय एक ग्रंथि है, पैनक्रियाज। तो अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशयिक रस का कार्य होता है कि जितने भी अग्नाशयिक रस में एंजाइम पाए जाते हैं उनकी क्रियाओं को तेज कर देता है। अग्नाशयिक रस जो होता है एंजाइम की क्रियाओं को तेज कर देता है। अब इसमें देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और भी है। मान लीजिए हम लोग भोजन कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, भोजन कभी कभी ज्यादा जब खा लेते हैं तो भोजन को पचाने में HCl का ही मदद होता है। HCl का कार्य होता है भोजन को पाचन करने में। तो यहाँ पर ये होता है कि जब हम लोग भोजन खूब जो कहा जाता है कि मतलब हद से ज्यादा भोजन अगर खा लेते हैं तो गांव में बोला जाता है कि कच्ची ढिकार आ रही है, कच्ची ढिकार आ रही है। तो उस समय क्या होता है, ये HCl जो होता है जब भोजन ज्यादा लेंगे तो HCl का निर्माण भी बहुत ज्यादा होने लगेगा। जब हद से ज्यादा HCl का निर्माण होगा तो वही ढिकार के रूप में आता है। ठीक, तो जो एंजाइम की क्रिया को तेज कर देते हैं अग्नाशयिक रस, तो उसमें सबसे पहला ये ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं जो कि पीछे हम लोग देखे थे कि प्रोटीन जो होता है प्रोटीन से पेप्टोन में चेंज कर देता है, प्रोटीन से पेप्टोन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्सिन एंजाइम है पेप्टोन से पेप्टाइड में चेंज कर देता है, पेप्टोन से पेप्टाइड में चेंज कर देता है। अच्छा, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों आखिर ये चेंज कर देता है? क्योंकि प्रोटीन जो होता है डायरेक्टली तो हम लोग ग्रहण कर नहीं पाते हैं, तो उसे जो ट्रिप्सिन है
पेप्टोन भी अगर देखा जाए तो उसका थोड़ा बड़ा मात्रा होता है, थोड़ी बड़ी मात्रा होती है, जो कि कोशिका में डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगा। तो ट्रिप्सिन जो होती है पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करती है, पेप्टाइड जो कि उससे थोड़ी छोटी मात्रा होती है। और इसमें लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज नामक एंजाइम का कार्य है कि वसा का पाचन होता है, वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हम लोगों ने देखा था कि मुख गुहा में जो स्टार्टिंग में जो स्टार्च हम लोग खाते हैं, तो स्टार्च को पचाने के लिए स्टार्च एक तरह से अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कुछ पाचन तो वहां हो जाता है, पूरा पाचन तो होता नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर पूरा पाचन होता है। ये जो अग्नाशय से अग्नाशयिक रस के एंजाइम निकलते हैं, ये पूर्ण पाचक एंजाइम है। ये जो होते हैं पूर्ण पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसमें देखिए, जो यहाँ से भोजन आता है तो पाइलोरस कपाट के रास्ते आता है। तो सबसे पहले यहाँ से पित्ताशय से पित्त निकलता है, पित्ताशय से पित्त निकलकर भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन को क्षारीय बनाने के बाद इससे जब आगे आता है, इससे जब भोजन आगे आता है तो यहाँ से अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशयिक रस एक स्राव होता है जो कि एंजाइम की क्रिया को तेज कर देते हैं। तो यहाँ से फिर डियोडेनम का भाग आ जाता है। यहाँ से फिर डियोडेनम यानी ग्रहणी का भाग आ जाता है, ग्रहणी यानी पक्वाशय का भाग। तो यहाँ से अब देखा जाए तो यहाँ से छोटी आंत का भाग है। तो छोटी आंत में 3 भाग पाए जाते हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जब भोजन इसमें जाता है तो इसमें देखिए, जब भोजन इसमें जाता है तो ग्रहणी या पक्वाशय है डियोडेनम। जब डियोडेनम में भोजन जाता है तो डियोडेनम में पाचन नहीं होता है। यहाँ से जो एंजाइम निकलते हैं ये इन सबको ढकेलने का कार्य करते हैं। तो ये जो यहाँ से एंजाइम निकलते हैं तो ये भोजन के सहारे एंजाइम और भोजन दोनों साथ साथ आते हैं, जो कि यहाँ पर पाचन नहीं होता है। उसके बाद जेजुनम में आता है। भोजन जब यहाँ आता है तो जेजुनम में जो होता है ये भोजन को फैलाने का कार्य करते हैं। डियोडेनम से जेजुनम तक भोजन को फैलाने का कार्य करते हैं, जो कि फिर उसके बाद इलियम होता है। इलियम जो होता है, इलियम में इरेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। इलियम में इरेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पेप्टाइड होता है। यहाँ पर देखें तो पेप्टोन से पेप्टाइड में चेंज हुआ। फिर इसके बाद यहाँ जो इरेप्सिन एंजाइम है वो पेप्टाइड से एमिनो एसिड में चेंज करती है प्रोटीन को। जो प्रोटीन होती है ये भी एक तरह से प्रोटीन ही है, पेप्टाइड, जो कि थोड़ा बड़ा भाग है। और एमिनो एसिड हम लोग पीछे देखे थे कि 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करती है। तो ये जो पेप्टाइड होती है एमिनो एसिड में चेंज कर देती है। तो इसी एमिनो एसिड से जब 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो वही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसमें जो होता है इलियम में, यहाँ पर उंगलीनुमा संरचना होती है। उंगलीनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। उंगलीनुमा संरचना होती है जिसे विलाई कहते हैं। ये संरचना जो होती है पाचन और अवशोषण का कार्य करती है। मान लीजिए जितना भोजन पच गया, पचने के बाद यहाँ से अवशोषण किया जाता है। अवशोषण करने का अर्थ यह है कि अवशोषण करके रक्त के साथ उसे सारे जगह कोशिकाओं को भेज दिया जाता है। तो पाचन और अवशोषण यहीं पर होता है। फिर उसके बाद पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत में जो होता है वो पूरा पाचन छोटी आंत में हो जाता है। फिर प्रोटीन 3 जगह पचता है। इसको हम लोग देखे ही हैं कि प्रोटीन जो होता है 3 जगह पचता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जब इससे आगे भोजन आता है, यहाँ पे तो पाचन हो गया, पाचन होने के बाद अवशोषण भी हो गया, लेकिन इसमें जल की मात्रा बच जाती है। जल का अवशोषण या पाचन नहीं होता है, जल जो है डायरेक्टली अवशोषित कर लिया जाता है। तो भोजन जब यहाँ से विलाई से होकर आगे आता है तो यहाँ पर जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करती है वो सीकम कहलाती है। यहाँ पर सीकम कहलाती है। छोटी आंत को तो पतले से में देखेंगे, मतलब एकदम पतले पतले नर्व की तरह होती हैं। नर्व नहीं होती हैं, पतले पतले, मतलब इसमें जैसे पाइप जो कहा जाता है, पतले पतले पाइप की तरह होती हैं। और जो बड़ी आंत होती हैं वो थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। तो जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है वो सीकम कहलाती है। सीकम के द्वारा ही छोटी आंत को और बड़ी आंत को जोड़ा जाता है। तो सीकम में एक ठीक यहाँ पर लगा हुआ अपेंडिक्स पाया जाता है। जो सीकम होता है यहीं पर होता है हमारे दाहिनी साइड,
तो यहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है, जो कि अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अपेंडिक्स का कार्य यह होता है कि ये सेलुलोज के पाचन में सेलुलोज के पाचन में काम में आती है, सेलुलोज के पाचन के काम में आती है, जो कि मनुष्य घास तो खाते नहीं है, क्योंकि घास में ही सेलुलोज पाए जाते हैं। मनुष्य घास खाते नहीं है, और छोटी और बड़ी आंत में पाया जाता है, छोटी और बड़ी आंत के कोने में पाया जाता है, छोटी और बड़ी आंत के कोने में ये अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसका कोई कार्य नहीं होता है, जो एक अवशेषी अंग है। इससे यह माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो रहे होंगे वो घास भूसा खाते रहे होंगे, इसीलिए अपेंडिक्स का कुछ भाग हमारे भी शरीर में रह गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भोजन जब आगे बढ़ता है तो यहाँ से जब बड़ी आंत में आता है, तो बड़ी आंत में भोजन जब आता है तो इसमें तो पाचन होता नहीं है, क्योंकि पाचन तो पूरा इधर ही हो गया रहता है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण मतलब कि अगर कभी देखे होंगे डायरिया किसी को हो जाए तो उसमें बड़ी आंत का जो जल का अवशोषण करने की क्षमता होती है वो बिगड़ जाती है। इसी की वजह से डायरिया में एकदम पतली लैट्रिन होने लगती है। ठीक, तो इसमें जो होता है भोजन का पाचन तो होता नहीं है। भोजन जो होता है, भोजन जो यहाँ पर आता है, अब इसका कार्य देखिए। भोजन जब यहाँ पर आता है तो इसे भोजन को सड़ा गलाकर मल बना दिया जाता है, सड़ा गलाकर मल बना दिया जाता है, जो कि मलाशय में इकट्ठा होता है, यानी रेक्टम में। रेक्टम अगर देखें तो रेक्टम यहाँ ये भाग जो है रेक्टम का है, मलाशय में ये पूरा सड़ा गलाकर भोजन यहाँ मलाशय में इकट्ठा होता है। और जो यहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है इसे हम लोग काइल कहते हैं, इसे हम लोग काइल कहते हैं। तो इसमें देखिए 3 नाम हो गया। जो भोजन हम लोग शुरू में खाते हैं तो इसको तो हम लोग बोलस कहते हैं, इसको हम लोग बोलस कहते हैं। और जो यहाँ से पाचन होने के बाद आगे आया अमाशय में, तो अमाशय के आगे जब आता है तो इसे हम लोग काइम कहते हैं, इसे हम लोग काइम कहते हैं। और जब इसके आगे भोजन आया तो बड़ी आंत के द्वारा मलाशय में यानी रेक्टम में जो इकट्ठा होता हुआ है, इसे हम लोग काइल कहते हैं, इसे हम लोग काइल कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि हम लोग भोजन तो इतने अच्छे से करते हैं, लेकिन लेट्रिन के रास्ते जब लेट्रिन होती है, जो एनस यानी गुदा के द्वारा लेट्रिन होती है, तो उसमें गंध क्यों आती है? दुर्गंध इसलिए आती है कि उसमें इंडोल एक्सटोल नामक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। उसमें जो होते हैं इंडोल एक्सटोल नामक एमिनो एसिड पाए जाते हैं, इसी के कारण मल में दुर्गंध आती है। जो कि बड़ी आंत का देखें ये कार्य, जल का अवशोषण करना। इस प्रकार से हम लोग ने पूरा पाचन तंत्र को देखा कि भोजन मुख गुहा से होते हुए अमाशय में आता है, तो कुछ पार्ट अमाशय में पाचन होता है। अमाशय के बाद पाइलोरस का पार्ट के जरिए आता है छोटी आंत में, छोटी आंत में पाचन होता है इलियम, छोटी आंत में जो पाचन होता है इलियम में होता है। और यहाँ विलाई में जो होता है, विलाई में अवशोषण कर लिया जाता है भोजन का, और भोजन का अवशोषण और पाचन यहीं पर होता है। यहाँ से अवशोषण करने के बाद ये पूरा सड़ा गलाकर भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। मलाशय में इकट्ठा होने के बाद एनस यानी गुदा के द्वारा लैट्रिन के रास्ते भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है।